नमस्कार। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र SNKP राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना। पिछली क्लास में आपसे क्वांटम मैकेनिक्स में एक विमीय बॉक्स में कण की ऊर्जा व तरंग फलन के बारे में आपसे बात हुई थी। आज आपसे बात कर रहे हैं ठोसों की ऊष्माधारिता के बारे में। ऊष्माधारिता क्या होती है? किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। तो Q क्या है? अगर किसी पदार्थ को Q हीट दी जाए तो डेल्टा T क्या है? ताप में परिवर्तन। तो C क्या है यहाँ पर? ऊष्माधारिता। तो Q बराबर C डेल्टा T। यह समीकरण कृष्णिका विकिरण तथा ऊष्माधारिता में समानता दर्शाता है। ड्यूलॉन्ग व पेटिट के अनुसार सभी एक परमाणुीय ठोसों की ऊष्माधारिता लगभग 25 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है। अब मान लो कि परमाणु जो दोलक है उनकी जो ऊष्माधारिता की बात करें, मोलर ऊष्माधारिता की 3R होती है। तो 3 और R क्या है? गैस कांस्टेंट, इसका मान जूल में 8.314 है। तो ये टोटल कितना निकल कर आ जाता है? 25 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। चिरसम्मत भौतिकी के अनुसार यदि किसी ठोस में N परमाणु है, भाई वैसे एक परमाणु के लिए स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? 3। और यदि किसी ठोस में N परमाणु है तो स्वतंत्रता की कोटि होगी 3N। अब जो दोलक है उसकी औसत ऊर्जा होती है kT के बराबर। K बोल्ट्जमान कांस्टेंट, T ताप। अतः परमाणु की ऊर्जा प्रति मोल कितनी हुई? 3N kT। K क्या होता है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जिसका मान होता है R/N। R गैस कांस्टेंट, N एवोगैड्रो नंबर। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3N इंटू K का मान R/N किया इंटू T बराबर 3RT। यदि ताप में वृद्धि डेल्टा T हो तो मोलर ऊष्मा में वृद्धि निम्न होगी। तो Q डैश बराबर 3R डेल्टा T। Q डैश क्या है? परिपार्श्विक द्वारा प्रवाहित ऊष्मा। तो समीकरण 1 व 2 के अनुसार C डेल्टा T बराबर 3R डेल्टा T। तो C बराबर क्या निकल कर आ गया? 3R, जो हमने शुरू में बात की थी। लेकिन चिरसम्मत यांत्रिकी यह सिद्ध करने में असफल रही कि सभी पदार्थों की ऊष्माधारिता कम ताप पर 25 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स से कम होती है तथा अत्यधिक कम ताप पर यह शून्य हो जाती है। तो जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीरे की ऊष्माधारिता कितनी है? 6.1। तो ये समझाने में चिरसम्मत जो यांत्रिकी है वह असफल रहती है। इस समस्या का निदान किसने किया? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने क्या किया? कृष्णिका विकिरण तथा प्लांक समीकरण का उपयोग करते हुए समझाया। उन्होंने माना कि प्रत्येक ठोस जो दोलक है उसकी कंपन ऊर्जा होती है जो कम से कम ऊर्जा की बहुसमाकलन होती है। मान लो इसकी ऊर्जा क्या है? E। तो ये क्या होगी? NE। तो जो न्यू है N न्यू, आवृत्ति भी क्या होगी? बहुसमाकलन होगी। तो E बराबर क्या है? H न्यू। तो N न्यू क्या होगी? उसकी आवृत्ति उस दोलक से जुड़ी हुई। अब जब ठोस को गर्म करते हैं तो इसकी कंपन ऊर्जा क्या होती है? लगातार बढ़ती है। जबकि कंपन करते हुए परमाणु की ऊर्जा लगातार न बढ़ करके क्वांटीकृत रूप में बढ़ती है। क्वांटीकृत का मतलब 1, 2, 3, तो ऐसे मल्टीपल में बढ़ेगी। अब बात करें जैसे इसकी आगे, जैसे बोल्ट्जमान ने जो के अनुसार जो औसत ऊर्जा का मान है वह होता है E बराबर E अपॉन E की पावर E अपॉन KT बराबर H न्यू। E का मान रखेंगे यहाँ पर H न्यू 0 और E की पावर H न्यू 0 अपॉन KT, ये हमारे पास, और -1। तो ये समीकरण निकलकर किसने बताया? बोल्ट्जमान ने औसत ऊर्जा का मान बताया।
प्रत्येक परमाणु के लिए स्वतंत्रता की कोटि ऊर्जा का मान E बराबर कितना होता है 3h न्यू 0 अपॉन E की पावर, जो भी बात की थी हमने, तो 3 यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब n की बात करें कि मान लो कि जैसे ये तो कितनी प्रत्येक परमाणु की बात की, तो ठोस में क्या है n परमाणु है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर n आ जाएगा, जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सॉलिड। अब बात करें जैसे स्थिर आयतन ऊष्माधारिता क्या होती है Cv। Cv क्या हो गया, स्थिर आयतन पर किसी पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है। तो डेल E अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट V, ये क्या है Cv। तो यहाँ पर E का मान, ये वाला मान ले जाकर इस समीकरण में रख देते हैं। अब इस समीकरण का क्या कर दें, अवकलन कर दें, T के सापेक्ष हो ही रखा है इसमें। तो Cv बराबर क्या आएगा 3r e की पावर माइनस h न्यू 0 अपॉन के टी अपॉन ई की पावर h न्यू 0 अपॉन के टी माइनस 1 का स्क्वायर, और बाहर की तरफ गुणा में h न्यू 0 अपॉन के टी का स्क्वायर। कम ताप पर क्या होता है, h न्यू 0 का मान के टी से काफ़ी अधिक होता है और e की पावर h न्यू 0 अपॉन के टी का मान काफ़ी ज़्यादा होता है। तो Cv क्या हो गया बराबर 3n के h न्यू 0 अपॉन के टी का स्क्वायर और e की पावर माइनस h न्यू 0 अपॉन के टी, ये इसका मान आएगा। तो Cv बराबर, जो कम ताप पर क्या होता है Cv का मान 0 होता है, और बहुत उच्च ताप पर Cv का मान 3r के बराबर होता है। तो ये किसने बताया, आइंस्टीन ने बताया, जो प्लांक का सिद्धांत और इनका यूज लेकर क्वांटम सिद्धांत का, और इन्होंने इसको ठोसों की ऊष्माधारिता को समझाने की कोशिश की। अब बात करें कि जैसे Cv और T के मध्य ग्राफ खींचे तो इस प्रकार से आता है कि जैसे ताप का मान बढ़ता है तो Cv का मान बढ़ता है, और एक निश्चित ताप के बाद में यह क्या हो जाता है, Cv का मान कांस्टेंट हो जाता है। तो आइंस्टीन ने जो ठोसों को ऊष्माधारिता को समझाया, उसके बाद में डिवाइड टी क्यूब रूल अप्लाई करके इसको थोड़ा सुधार करने की कोशिश की। तो ये ग्राफ में आप देख रहे हैं जो डॉटेड लाइन है वो आइंस्टीन के द्वारा जो एक्सपेरिमेंटल जो किया गया उसके लिए है, और जो ये बोल्ड लाइन है ये डिबाई के लिए है। और इसी प्रकार से जैसे अलग अलग जैसे ये ग्राफ है Cv और T के मध्य। तो ये बात की हमने ठोसों की ऊष्माधारिता की। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बोर मॉडल की बात करते हैं, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, हाइड्रोजन का बोर मॉडल। तो जो नील्स बोर ने सन 1913 में परमाणु संरचना को समझाने के लिए क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए एक मॉडल दिया, जिसे क्या बोलते हैं, बोर का परमाणु मॉडल। अब इसमें इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या है, एक मुख्य बिंदु क्या है, तो उस पर बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा वाली कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, स्थायी कक्षा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये नाभिक है, तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और इसके चारों ओर ये कक्षाएं हैं जिनको सेल्स बोलते हैं। तो देखो 2 ये सेल, 3 ये है 4, तो K L M N इनको कोष बोल देंगे। तो उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, K सेल, L सेल, M सेल, N सेल। अब जैसे आगे बात करें, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उस इलेक्ट्रॉन पर 2 फोर्स काम करते हैं। एक तो अट्रैक्शन फोर्स, किसके द्वारा, नाभिक के द्वारा उसको अट्रैक्ट किया जा रहा है। तो अट्रैक्शन फोर्स बराबर जेड ई की पावर ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है। और एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्सेलरेशन, इसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है जो चक्कर लगाते हुए, तो उसमें बाहर की तरफ खींच रहा है। तो फोर्स बराबर क्या हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और जब ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, तो इसमें क्या होता है, जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स हमेशा बैलेंस्ड रहते, संतुलित। इसलिए ये लगातार अपनी स्थिति ए की पोजीशन पे अपने निश्चित उसमें पथ में ये चक्कर लगाता रहता है इलेक्ट्रॉन। तो अब दोनों फोर्स की बात की, जो आकर्षण फोर्स है जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और जो अपकेंद्रण फोर्स है जो बाहर की तरफ खींच रहा है एम वी स्क्वायर अपॉन आर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ई क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जेड क्या हो गया, परमाणु क्रमांक, और आर क्या है, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी। तो अपकेंद्रण बल में जैसे एम क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है,
और v इसका वेलोसिटी है, वेग है। ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत व समतुल्य होते हैं, तो विपरीत का मतलब दोनों बराबर हो गए, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ क्या हो गया, आर से आर कट गया, तो एम वी स्क्वायर बराबर जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये हमारे पास एक समीकरण आ गया। अब हाइड्रोजन की तरह जो अन्य कण होते हैं जिनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, के लिए ऊर्जा का मान क्या होगा, ई एन बराबर -2 पाई स्क्वायर एम ई की घात 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये इसके लिए ऊर्जा का मान होता है। जैसे लिथियम +2 आयन, उसमें एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, He+ उसमें क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो उनको समझाने के लिए या उनकी ऊर्जा निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम लेंगे जो बोर ने सजेस्ट किया। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान m है, आवेश E तथा प्लैंक h, इन सब का मान इसमें रख देंगे तो इसकी ऊर्जा निकल कर आ जाएगी En बराबर -1312 अपॉन एन स्क्वायर किलो जूल पर मोल। और अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो En बराबर -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाता है। n क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा इसमें। अब बात करें जो इसके विभिन्न ऊर्जा स्तर हैं, उनकी एनर्जी का क्रम क्या है। जैसे जैसे नाभिक से दूर जाते जाएंगे तो इसमें इसका मान क्या होता है, एनर्जी का मान बढ़ते जाएगा। सबसे ज़्यादा ऊर्जा जैसे एन सेल की है, ये हमने बात की। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन केवल, दूसरा पॉइंट, तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित जो पथ है ऊर्जा वाले, उनमें चक्कर लगाता रहता है और वह एक लगातार अपने पथ पे चक्कर लगाता है। अब बात करें जो दूसरा पोस्टुलेट है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनकी ऊर्जा का मान निश्चित है। अतः इलेक्ट्रॉन एक निश्चित तथा असतत ऊर्जा रखते हैं। ये बात हमने की, क्या रखते हैं, इलेक्ट्रॉन निश्चित तथा असतत ऊर्जा रखते हैं। अब बात करें जो तीसरा पॉइंट है, जो इसका मेन पोस्टुलेट में, इलेक्ट्रॉन स्थायी रूप से गोलाकार कक्षाओं में तभी घूम सकते हैं जबकि उनके कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणांक हो। एंगुलर जो मोमेंटम है वो किसका मल्टीपल हो जाना चाहिए, h/2 पाई का। तो जो ये mvr क्या है, यहाँ पर इसका कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम है, वो किसके बराबर है, n h/2 पाई। तो h/2 पाई का पूर्ण गुणज हो गया। यहाँ पर n का मान क्या है, 1 2 3 और आगे डैश डैश बात करें, आगे 1 2 3 और सो ऑन। r बराबर क्या आ गया, यहाँ पर निकल के रेडियस बराबर NH/2 पाई mv। तो त्रिज्या का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या था हमारे पास, ये समीकरण 3 है, mv²/Zd²/r। तो त्रिज्या का मान इसमें रख देंगे तो हमारे पास ये समीकरण आ गया, mv² बराबर Ze²/nh मल्टीप्लाई 2 पाई mv। तो वेलोसिटी बराबर क्या आ गया, 2 पाई Ze²/nh। तो यहाँ पर इनके मान रखेंगे, z के, e के, h और पाई का मान रखने पर इसका मान आता है, इसकी वेलोसिटी 2.186 × 10⁸ × z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी निकल कर आती है। अब बात करें जो v का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखेंगे तो यहाँ पर रेडियस का मान निकल कर आ जाएगा, r का मान। तो r बराबर क्या आएगा, n²h²/4 पाई स्क्वायर m ze², ये मान निकल कर आ जाएगा। इस समीकरण में भी क्या करेंगे, h का मान, पाई का मान, ze m का मान रख कर ये निकालेंगे तो ये एंगस्ट्रोम में निकल कर आ जाएगी। इसकी त्रिज्या जो 0.529 × n²/z एंगस्ट्रोम में ये निकल कर आ जाती है। तो ऊर्जा अब बात करें कि जैसे यहाँ पर किसकी बात हो गई, वेलोसिटी की बात हो गई, आर की बात आ गई, एनर्जी की बात आ गई। अब जो चौथा पॉइंट है तो इसका मेन पोस्टुलेट्स में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन किसके रूप में होता है, फोटोन में के रूप में होता है। और फोटोन की क्या होती है ऊर्जा, E बराबर h/ν। अर्थात जो परमाणु में विभिन्न ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होते हैं, ν विकिरण की आवृत्ति, c प्रकाश का वेग, h प्लैंक कांस्टेंट तथा लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस। तो जो
इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो या इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आए तो कितनी एनर्जी चाहिए, डेल्टा ई बराबर किसके, एच न्यू, और न्यू का मान सी अपॉन लेमड़ा रखेंगे तो एच सी अपॉन लेमड़ा। तो 1 अपॉन जो लेमड़ा है वेव नंबर है वो बराबर होता है आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पर, रिडबर्ग कांस्टेंट है। तो आर का मान निकालेंगे, इसमें आर का मान होता है 2 पाई स्क्वायर एम ई की घात 4 अपॉन सी एच क्यूब। इन सब का मान रखेंगे तो आर का मान निकल कर आता है 109737 सेमी इनवर्स। तो डेल्टा ई बराबर क्या होना चाहिए, एच न्यू। तो इसमें आगे बात करें, जैसे इसमें देखते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लोअर से जब हायर में जाता है तो एनर्जी का अवशोषण करता है, और जैसे ही हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर में आता है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। तो ये हमने बात इसमें कही कि ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है, और ये सारी इसमें बात आ गई। तो ये मैन मुख्य इसके पोस्टुलेट थे, जो बोर मॉडल का जो है उसके मैन अभिग्रत थे। अब बात करते हैं कि जैसे इस मॉडल में कई सारी कमियां रही हैं, उन कमियों की हम बात करते हैं। तो जो बोर मॉडल की पहली कमी थी कि जो बोर मॉडल है एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझाने में असफल रहता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन तक तो ठीक है, अगर किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है तो उस वाले मॉडल के या उसके स्पेक्ट्रम को बोर मॉडल समझा देगा, लेकिन जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो ये फेल हो जाता है वहाँ पर। दूसरी जो बात करें, जो दूसरा इस मॉडल की दूसरी जो कमी है, जो प्रत्येक स्पेक्ट्रमी रेखा कई रेखाओं के समूह में रूप में होती है, जिसकी व्याख्या बोर मॉडल नहीं करता। तो बोर मॉडल ने ये नहीं बताया कि जैसे एक स्पेक्ट्रमी जो लाइन है वह कई रेखाओं का समूह होता है, उसको एक्सप्लेन करने में नाकाम रहता है। अब तीसरी बात करें कि अगर स्पेक्ट्रमी रेखाओं की बात करें जो चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, और चुंबकीय क्षेत्र में अगर स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रम लिया जाए तो स्पेक्ट्रमी रेखाओं का क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, जीमान इफेक्ट। तो क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का जो विपाटन हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, जीमान इफेक्ट। और यदि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कराएं यही जो स्पेक्ट्रम रेखाओं का विपाटन, तो उसे बोलते हैं स्टार्क प्रभाव कहते हैं। जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखो, ये जो नॉर्मल स्पेक्ट्रा इसमें एक लाइन आ रही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इसमें 3 लाइन आ रही है। और ये स्टार्क इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पर ये जो एनर्जी सिंबल्स हैं तो उनका विपाटन हो रहा है, यहाँ पर 2 है, ये कई सारों में डिवाइड हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जीमान और इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जीमान स्टार्क इफेक्ट को समझाने में पूरी तरह से असफल रहता है। जो बोर मॉडल है वो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता। जो हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था तो उसके अनुसार क्या था कि जो गतिशील जो छोटा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन मान लो, तो उसकी एक ही समय में उसके संवेग और उसकी पोजीशन को एक्यूरेसी के साथ ज्ञात नहीं कर सकते। ये जो हाइजेनबर्ग के का अनिश्चितता का सिद्धांत है उसको बोर मॉडल समझाने में बिल्कुल असफल रहता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन की जो ड्वेल नेचर होती है, पार्टिकल और वेव नेचर, जो डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन की थी, उसको समझाने में भी बोर मॉडल असफल रहता है। और जो बोर मॉडल है उसके द्वारा अणुओं की ज्यामिति तथा आकृति को नहीं समझाया जा सकता। तो कुल मिला के जो बोर मॉडल है उसमें कई सारी कमियां हैं जिन्हें आगे वैज्ञानिकों ने अपनी शोध के द्वारा उनको दूर करने की आगे कोशिश की है। तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बोर मॉडल क्या है और बोर मॉडल की कमियाँ क्या है और ठोसों की ऊष्माधारिता क्या है, उनके बारे में मैंने आज आपसे डिटेल से बात की है। धन्यवाद।